नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। 9 बज चुके हैं और समय हो चुका है आपके पसंदीदा शो यानी कि जनमत का, एकमात्र ऐसा शो जहां आप हर खबर पर पोल के माध्यम से भाग लेते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर वहां आप वोट करते हैं तो नतीजे हम आपको दिखाते हैं जनमत में। तो आइए आज किन मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे उन पर जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं। कौन से विषय स्पेशली आपके लिए क्यूरेट करके आपके लिए लेकर हम आए हैं आपके कार्यक्रम जनमत में। चलिए ये फ्लोर ग्राफिक्स के माध्यम से आप जानिए कौन से मुद्दे हैं। एक तो थप्पड़ कांड की गूंज। ये थप्पड़ कांड की खबर हमने आपको कल भी दिखाई थी। एसडीएम को थप्पड़ मारा गया था एक प्रत्याशी के द्वारा। अब इसकी गूंज दूर तक चली गई है। एकदम भारी पुलिस दल बल के साथ इसके गांव में लोग गए, पुलिस वाले गए, इनको अरेस्ट कर लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन कैसे थप्पड़ मारा और थप्पड़ मारने से क्या होता है, और आप ये भी जानेंगे आज कि किसी अधिकारी को थप्पड़ मारना कितना खतरनाक है, उसकी सजा क्या है। फिर आगे बढ़ेंगे। अब्दुल का वोट जिहाद, ये हम क्यों कह रहे हैं ये आपको हम बताएंगे, और कैसे वोट जिहाद में एक नया एंगल सामने आया है और ये कितना घातक है देश के लिए, ये आपके लिए जानना जरूरी है। फिर और आगे बढ़ेंगे। बुलडोजर रुकेगा नहीं। कोई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई फैसला सुनाया जाता है तो उस फैसले को पूरा पढ़ना भी होता है। उसमें क्या कुछ कहा गया है वो आपको समझाने का प्रयास आज हम जनमत में करेंगे। ध्यान से देखिएगा, बने रहिएगा। फिर जहरीली हवा ये इतनी खतरनाक है कि आप जितनी देर यहाँ पर सांस ले रहे हैं लगातार कोई ना कोई सिगरेट पीने के बराबर ही आप यहाँ पर काम कर रहे हैं। इतनी जहरीली शहरों की हवा हो चुकी है। फिर आगे बढ़ेंगे। जीत गए छात्र, छात्रों की हक की आवाज़ तो हम भी उठाते हैं और छात्रों की बात को मान लिया गया। यूपीपीएससी की हम बात कर रहे हैं, कैसे माना गया और क्या मांगे थी वो आपको बताएंगे। चलिए, ये तो मुद्दे आपके लिए थे। अब आइए शुरुआत करते हैं अपने शो की, और पहला मुद्दा थप्पड़ कांड से। जनमत में आज सबसे पहले बात करेंगे थप्पड़ कांड की। कल की राजस्थान के उपचुनाव के दौरान हुई घटना आपको बिल्कुल याद होगी। हमने आपको दिखाई भी थी पूरी खबर। मामला था एक चुनाव प्रत्याशी यानी एक कैंडिडेट ने ऑन ड्यूटी एसडीएम की एक आईएएस रैंक के अधिकारी को थप्पड़ मारा था, जो कि मौके पर लोक सेवा में मौजूद है। उस पर हमला करना ये कोई मामूली बात तो नहीं हो सकती। इस घटना के बाद भारी बवाल भी हुआ है, लेकिन इस घटना के कई पहलू हैं और आज हम इस पूरी घटना के हर पहलू पर और इस घटना के बाद हुए हंगामे से लेकर इस घटना पर खड़े हो रहे सवाल तक हर चीज का पूरा विश्लेषण आपके सामने रखेंगे, और अंत में जनमत की जनता की अदालत में रखे गए उस सवाल का परिणाम भी दिखाएंगे जो हमने आपसे इस घटना पर पूछा है। सबसे पहले आपको इस घटना के वीडियो को पूरा जो है वो दिखा देते हैं कि भाई जैसे थप्पड़ कैसे मारा गया। मैं अनुरोध करूंगा ये वीडियो आपको जो है पुनः चला के दिखाई जाए, जिसमें निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मारा था। ध्यान से देखिए, ये थप्पड़ मारा गया है एक एसडीएम यानी आईएएस रैंक के ऑफिसर को थप्पड़ मारा गया है एक प्रत्याशी के द्वारा। अब ये थप्पड़ मारना यहां तक बात जो है वो खत्म नहीं हो जाती। आपने वीडियो देखा, अब इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद बवाल शुरू हो गया है। हद तब हो गई जब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने की कोशिश की। देवली उनियारा में उपचुनाव के दौरान इस घटना के बाद जमकर उपद्रव हुआ, हंगामा हुआ, जिसमें निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा के समर्थकों ने जमकर पथराव किया, पत्थरबाजी की, आगजनी की घटनाएं भी सामने आई हैं। एक बार इन तस्वीरों पर भी आप नजर डालिए, जो कि हंगामे की तस्वीरें हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। यह आगजनी और पथराव की घटनाएं नरेश मीणा के समर्थकों द्वारा की गई हैं। यानी कि पहले तो एक प्रत्याशी कानून को हाथ में लेता है और उसके बाद उसके समर्थक भी कानून की धज्जियां उड़ाकर अफरा तफरी का माहौल बनाकर आरोपी को बचाने की कोशिश करते हैं। यह हालत है वहां पर। हालांकि बवाल के बाद राजस्थान पुलिस ने निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया है। देवली उनियारा में एसडीएम को थप्पड़ मारने के बाद गांव समरावता में तनाव का माहौल बना हुआ है। पुलिस बुधवार रात से ही नरेश मीणा को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही थी। दरअसल समर्थकों के उत्पाद के बाद पुलिस गिरफ्त से नरेश मीणा फरार हो गया था। गुरुवार सुबह अपने समर्थकों के साथ नरेश मीणा वापस लौटा है। इसके बाद आखिरकार गुरुवार दोपहर पुलिस ने नरेश मीणा को गिरफ्तार भी कर लिया। बुधवार देर रात नरेश मीणा पुलिस की पकड़ से दूर हो गया था। फरार होने के बाद रात 2:40 पर उनका पोस्ट सामने आया। पोस्ट में लिखा था, मैं ठीक हूं,
न डरे थे न डरेंगे। आगे की रणनीति बता दी जाएगी। इसी रणनीति के तहत गुरुवार को वापस गांव में पुलिस के बीच वो पहुंचे। इसके बाद अपनी सफाई दी और पुलिस के आगे सरेंडर कर दिया। नरेश मीणा और उनके समर्थकों ने ये बवाल नगर फोर्ट तहसील की ग्राम पंचायत कचरावता के समरावता गांव में काटा था। लोकेशन आपको समझना जरूरी है। जबरन वोटिंग के विरोध में जो एलिजेड है, जो इल्जाम लगाया जा रहा है, उसके विरोध के नाम पर नरेश मीणा ने एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मारा था। इसके बाद उन्होंने प्रशासन के खिलाफ धरना शुरू कर दिया। मामले को बढ़ता देख प्रशासन ने मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात की और रात को यहां जमकर उत्पात हुआ है। गाड़ियों में आग लगा दी गई थी, पथराव हुआ है। पुलिस को भी हल्का बल प्रयोग करना पड़ा था। हालात यहां तक आ गए थे कि इस दौरान पूरे इलाके में इंटरनेट सेवाएं बंद करनी पड़ी, उनको बंद कर दिया गया। अब आते हैं इस खबर के पहलुओं पर। इस मामले पर टोंक के एसपी विकास सांगवान का कहना है, नरेश मीणा से कानून हाथ में ना लेने और सरेंडर करने को कहा गया था। पहले तो वे मूड में नहीं थे, लेकिन पुलिस बल देखकर वो तैयार हो गया। उस पर संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा उस पर दर्ज पुराने मामलों को फिर से खोला जाएगा। इस मामले में 50 से 60 लोगों को हिरासत में लिया गया है। नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद उसके समर्थकों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी थी, जिसके बाद आंसू गैस के गोले छोड़े गए। वहीं दूसरी तरफ इस थप्पड़ कांड को लेकर राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने राज्य में लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाया है। गहलोत ने कहा, ऐसी परिस्थितियां क्यों बनी कि एसडीएम को थप्पड़ मारा गया? उसका इतना साहस कैसे हो गया? भाजपा को विपक्ष के सुझावों के प्रति कोई सहनशीलता नहीं है। इस साल में राज्य सरकार ने क्या किया है? जब लोगों में डर नहीं होता तो वे कानून अपने हाथों में ले लेते हैं। आज पूरे प्रदेश में यही स्थिति है, ये वो कह रहे थे। ये भी बताया जा रहा है कि नरेश मीणा और पुलिस के बीच कल ही गिरफ्तारी को लेकर बातचीत हो गई थी कि वो इसी गांव में रहेंगे और यहीं से उनकी गिरफ्तारी की जाए। नरेश मीणा को अपने साथ लेकर पुलिस से वहां पर चली गई। वहां से नरेश की गिरफ्तारी के बाद उनके जो समर्थक थे, उन्होंने हंगामा करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया, आंसू गैस के गोले छोड़े, उन्हें तितर-बितर कर दिया। अब नरेश मीणा ने एसडीएम पर क्या आरोप लगाए हैं, ये भी आप जान लीजिए। नरेश मीणा ने एसडीएम पर आरोप लगाते हुए कहा कि गांव के लोग वोटिंग का बहिष्कार कर रहे थे, लेकिन एसडीएम बीजेपी कैंडिडेट को जिताने के लिए वहां फर्जी वोटिंग करा रहा था। इतना ही नहीं, एसडीएम ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, उसके पति और एक टीचर को धमकाया कि अगर वोट नहीं डाला तो उनकी सरकारी नौकरी चली जाएगी। अब नरेश मीणा ने क्या कहा था? मीणा ने कहा, एसडीएम को थप्पड़ मारने के बाद मैंने मांग की थी कि कलेक्टर यहां आए, लेकिन कलेक्टर नहीं आई। वो हाथों में मेहंदी लगाकर बैठी थी। इसी मांग को लेकर मैं धरने पर बैठा था, लेकिन मेरे लिए खाना और गद्दा आ रहा था। उन्हें भी पुलिस ने आने नहीं दिया, उसे रोक दिया। फिर मेरे समर्थकों पर लाठीचार्ज किया गया। मुझ पर मिर्ची बम से हमला किया गया, जिसमें मैं बेहोश हो गया और फिर मेरे साथियों ने मुझे लेकर 5 किलोमीटर दूर किसी घर में छिपा दिया। मैंने कहा कि एसपी यहां आए और मेरी गिरफ्तारी करें, लेकिन एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब ये तो हमने आपको बताया कि इस खबर के हर पक्षकार और पेरुकार का इस घटना पर क्या कहना है। ऐसे एसडीएम को थप्पड़ मारना कितना भारी पड़ सकता है और क्या इसका अंजाम भुगतना पड़ सकता है। देखिए, एसडीएम एक लोक सेवक के रूप में अपनी सेवा देते हैं और कई परीक्षाओं और ना जाने कितनी किताबें पढ़ने के बाद इस पद के लिए नियुक्त किए जाते हैं, जिनके कंधों पर पूरे जिले की जिम्मेदारी होती है। और यदि ऐसे किसी अधिकारी या लोक सेवक पर कोई इस तरह से हमला करता है, उसको थप्पड़ मारता है, तो उसको क्या सजा हो सकती है, उसके बारे में आपको बताते हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से आप जानिए। लोक सेवक को थप्पड़ मारने पर कितनी सजा मिलेगी? भारतीय न्याय संहिता बीएनएस चल रहा है, उसकी धारा 132 उस अपराध से जुड़ी है जिसमें कोई शख्स, कोई व्यक्ति किसी सरकारी सेवक पर आपराधिक बल का प्रयोग करता है, खास तौर पर जब वह अपनी नौकरी कर रहा होता है, यानी अपनी ड्यूटी दे रहा होता है। अगर कोई इंसान किसी सरकारी सेवक पर असॉल्ट यानी हमला करता है या उसका कर्तव्य निभाने से उसको रोकने के इरादे से उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करता है, तो उसे सजा हो सकती है। इस धारा के तहत दोषी को 2 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों लागू किया जा सकता है। भारतीय न्याय संहिता से पहले आईपीसी में इस मामले में धारा 195A के तहत केस दर्ज किया जाता था। इस धारा के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक पर हमला करता है या उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करता है, खास तौर पर जब वह अपनी ड्यूटी कर रहा होता है,
जैसे कि किसी अवैध सभा को भंग करना, दंगे को रोकना या झगड़े को समाप्त करना, तो दोषी को दंडित किया जाएगा। इस अपराध के लिए दोषी को 3 साल तक की कैद और ज्यादा थी उसमें 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। इस प्रावधान के जरिए लोक सेवकों को बिना किसी अवरोध के अपने कर्तव्य को निभाने का अधिकार दिया जाता है। अब ये मामला तो आपने समझा, लेकिन आप किसी को भी थप्पड़ नहीं मार सकते। सामान्य इंसान को थप्पड़ मारना, तो अगर मार दिया गया तो कितनी सजा मिलेगी ये भी जान लीजिए। राजस्थान का मामला सरकारी सेवक से जुड़ा है, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि अगर किसी सामान्य इंसान को कोई थप्पड़ मारता है तो दोषी को कितनी साल की सजा मिलेगी। धारा 115 के तहत ऐसे मामले दर्ज किए जाते हैं जब किसी इंसान को चोट पहुंचाने के इरादे से कोई काम किया जाता है या फिर चोट पहुंचाने की आशंका रहती है, तो धारा 115 के तहत ऐसे मामले दर्ज होते हैं। ऐसा करने पर दोषी को 1 साल की जेल और 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। इसलिए कभी क्रोध आए तो अपने क्रोध को ठंडा करिए, शांत रहिए। अगर आप पर कोई केस करता है तो इसमें 1 साल तक की सजा, 10,000 का जुर्माना। 10,000 का जुर्माना तो कुछ काफ़ी लोग दे भी देंगे, लेकिन 1 साल की जेल आप कैसे काटेंगे। और किसी सरकारी अफसर पर हाथ बिल्कुल भी ना उठाएं। आप विरोध कर सकते हैं, उसका अधिकार आपको है, आप धरना कर सकते हैं, आपको बोलने की आज़ादी भारत में है, लेकिन कभी भी बल का प्रयोग आप नहीं करें, उसकी अनुमति बिल्कुल नहीं है। इसी खबर पर हमने आपसे, क्योंकि जनता जनार्दन सब जानती है, पोल के माध्यम से जो प्रश्न पूछा वो भी देख लेते हैं। लोक सेवक को सरेआम थप्पड़ मारना सही या गलत? देखिए, सही तो नहीं, हाँ या ना। और ये देखिए, ना बोलने वाले 99% लोग हैं। तो जनता समझती है कि किसी लोक सेवक को आप थप्पड़ नहीं मार सकते और जनता की मोहर लग चुकी है। देश के युवाओं और भविष्य से जुड़ी एक बेहद जरूरी खबर की बात करेंगे। यूपीपीएससी परीक्षा को लेकर चल रहे छात्रों के प्रदर्शन की। लोक सेवा आयोग ने गुरुवार को उच्च स्तरीय बैठक में बड़ा फैसला लिया है। उसने एक दिन एक शिफ्ट में परीक्षा कराने की मांग मान ली है। इस फैसले से 4 दिन से आंदोलन कर रहे छात्रों में खुशी की लहर देखने को मिली, लेकिन 7-8 दिसंबर को परीक्षा की जो डेट है उसे बदला जाएगा या नहीं, इस पर अभी संशय है। लोक सेवा आयोग इस मुद्दे पर अभ्यर्थियों के डेलीगेशन से वार्ता करना चाहता था, लेकिन छात्रों ने बिना शर्त 1 तारीख 1 शिफ्ट में परीक्षा करने की 2 टूक बात कही थी। आयोग चाहता था कि 3 से 5 सदस्यीय डेलीगेशन से वार्ता के बाद कोई फैसला लिया जाए, लेकिन छात्रों की मांग के आगे आयोग को झुकना पड़ा। पीसीएस परीक्षा एक ही दिन कराए जाने को लेकर आयोग जल्द ही अधिसूचना जारी कर सकता है। छात्रों का भी यही कहना है कि वो इस बारे में आधिकारिक फैसला आने तक पीछे नहीं हटेंगे। माना जा रहा है कि नॉर्मलाइजेशन का समाधान निकालने के बाद ही परीक्षा की नई तारीख जारी होगी। कहा यह भी जा रहा है कि आरओ परीक्षा भी स्थगित कर दी गई है। इसका एग्जाम एक दिन कराने को लेकर लोक सेवा आयोग की ओर से कमेटी गठित करने के जो बात है वो कही जा रही है। हालांकि आंदोलित छात्रों का कहना है कि कमेटी पर उनका भरोसा नहीं है। समिति वही रिपोर्ट देगी जो आयोग चाहेगा। उनका कहना है कि आयोग का ये फैसला छात्रों को बांटने का प्रयास है, जिसे सफल नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन आइए अब आपको इस पूरे घटनाक्रम से बड़ी सरलता से अवगत कराते हैं कि आखिर ये मामला क्या है और क्या होती है ये परीक्षा और क्यों इस पर बवाल हो रहा था। साथ ही आपको बताएंगे कि ये परीक्षा एक दिन की जगह 2 दिन कराई क्यों जा रही थी। आइए सबसे पहले जानते हैं कि इस मामले की कहानी है क्या। दरअसल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी को 2 परीक्षाएं करवानी थी। एक परीक्षा पीसीएस प्री और एक आरओ एग्जाम। आयोग ने पीसीएस प्री के लिए 1 जनवरी को नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें 220 पदों पर भर्ती की गई थी, उसकी बात कही गई थी। इसके लिए 17 मार्च को परीक्षा होनी थी, जो कैंसिल हो गई। फिर नई तारीख आई 27 अक्टूबर, जिसके लिए 3 जून को नोटिफिकेशन आया, वो भी कैंसिल हो गई। फिर 5 नवंबर को नोटिफिकेशन आया, इसमें परीक्षा दिसंबर में करवाए जाने की बात कही गई। नए शेड्यूल के हिसाब से पीसीएस प्री की परीक्षा का आयोजन 7 और 8 दिसंबर को 2-2 पालियों में किया जाना है। अब इस नोटिफिकेशन के आने के साथ ही बवाल शुरू हो गया और परीक्षार्थी नाराज हो गए। कारण है परीक्षा एक दिन में होनी चाहिए की जरूरत नहीं है। साथ ही विवाद का कारण है मानकीकरण, जिसका नॉर्मलाइजेशन। ऐसी ही कहानी आरओ एग्जाम की है। इसकी परीक्षा 11 फरवरी को हुई थी, लेकिन पेपर लीक के आरोप के बाद इसको निरस्त कर दिया गया।
अब ये परीक्षा 22 और 23 दिसंबर को होनी है। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि क्या होता है नॉर्मलाइजेशन। तो चलिए आपको बताते हैं कि क्या होता है नॉर्मलाइजेशन। दरअसल जब एक परीक्षा का आयोजन अलग अलग दिन करवाया जाता है तो नॉर्मलाइजेशन का सहारा लिया जाता है। ज्यादातर परीक्षाओं में परसेंटाइल स्कोर के आधार पर इसे एडजस्ट किया जाता है। हर पाली का एक औसत स्कोर निर्धारित किया जाता है जिससे छात्रों के मूल्यांकन में आसानी के इसके उद्देश्य के लिए ही अलग अलग प्रश्न पत्र होने के कारण किसी छात्र को फायदा या नुकसान ना हो। अब नॉर्मलाइजेशन में नंबर की गणना करना ही विवाद का कारण है। अभी तक आयोग की वेबसाइट पर इसे लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन आयोग का नोटिफिकेशन सर्कुलेट किया जा रहा है जिसमें इसका फॉर्मूला बताया गया है। फॉर्मूला क्या है तो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर कुछ ही पलों में उसको देख पाएंगे। ये फॉर्मूला आप देख लीजिए। फॉर्मूला के हिसाब से जिस परीक्षार्थी को जितने नंबर आए हैं उतने या उससे कम नंबर जितने छात्रों को आए हैं उनकी संख्या में कुल परीक्षा देने पहुंचे छात्रों की संख्या का भाग यानी डिवाइड दिया जाएगा और फिर 100 से गुणा करके परसेंटाइल निकाला जाएगा यानी परसेंटेज निकाला जाएगा। अब बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर क्यों करवाए जा रहे हैं 2 दिन एग्जाम। आइए अब आपको इसके बारे में भी विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्यों करवाए जाते हैं 2 दिन एग्जाम। लेकिन उससे पहले एक छोटा आइए अब आपको इसके बारे में भी विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्यों 2 दिन एग्जाम जो है वो करवाए जा रहे थे। दरअसल हाल ही में पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए परीक्षा केंद्रों को लेकर कुछ नियम बनाए गए थे। इसके हिसाब से परीक्षा केंद्र स्टेशन या बस स्टैंड से 10 किलोमीटर के दायरे में ही हो सकते थे। परीक्षा केंद्र राजकीय इंटर कॉलेज, सरकारी डिग्री कॉलेज, राज्य और केंद्र के विश्वविद्यालय आदि हो सकते हैं। प्राइवेट संस्थानों को सेंटर नहीं बनाया जा सकता। ऐसे में काफ़ी सेंटर ही इन नियमों में फिट बैठ पाए, कुछ ही जो है वो फिट बैठ पाए। बताया जा रहा है कि परीक्षा के लिए 1758 केंद्रों की ज़रूरत थी और सिर्फ 900 ही केंद्र मिले क्योंकि केवल सरकारी में कराया जा सकता था। इस वजह से परीक्षा को 2 दिन करवाया गया। अब क्या है सरकार का कहना। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि पीसीएस परीक्षा में 1 से अधिक दिन की परीक्षा निजी संस्थानों को केंद्र ना बनाने और मानकीकरण प्रक्रिया को लेकर छात्रों की चिंताएं गंभीर और महत्वपूर्ण हैं। छात्रों की मांग है कि परीक्षाएं पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी हों ताकि उनकी मेहनत का सम्मान हो और भविष्य सुरक्षित रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने 2017 से भर्ती माफियाओं के खिलाफ सख्त कदम उठाकर निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया की मिसाल पेश की है। अब इस मामले को पूरा समझने के बाद एक बात साफ है कि प्रयागराज में प्रदर्शनकारी छात्रों की बड़ी जीत हुई है। यूपीपीएससी ने उनकी मांगें स्वीकार कर ली हैं, लिहाजा पीसीएस और आरओ की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। इसके साथ ही अब पीसीएस की परीक्षा एक दिन और एक ही शिफ्ट में होगी। ऐसा माना जा रहा है कि एक बार फिर कहीं ना कहीं जनता हित में सरकार ने अपने कदम पीछे ले लिए हैं। बता दें कि लगभग 4 दिनों से हजारों की संख्या में छात्र यहां पर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन बात को अब मान लिया गया है। चलिए अब इसी खबर पर पोल के माध्यम से जो हमने प्रश्न पूछा था वो भी आपको बता दें कि भाई उसका उत्तर क्या है। विपक्ष की राजनीति पर सीएम योगी ने पानी फेर दिया है। बात मान के 98% लोगों ने कहा हाँ बिल्कुल, जनता की बात मानी और सही किया। अब बात करेंगे बुलडोजर जस्टिस पर दिए गए सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन की। देश में कहीं भी बुलडोजर की कार्रवाई हो, लोगों के सामने जो एक नाम और एक चेहरा आता है वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का ही होता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जिस बुलडोजर जस्टिस को लेकर गाइडलाइन जारी की है उसका उत्तर प्रदेश या योगी सरकार से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। ये मामला उत्तरी दिल्ली नगर निगम व अन्य बनाम जमीयत उलेमाए हिंद के बीच का था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में होने वाली बुलडोजर कार्रवाई को लेकर दिशा निर्देश तय किए हैं और कहा है कि बिना कारण बताओ नोटिस के किसी भी संपत्ति को ध्वस्त नहीं किया जाना चाहिए और प्रभावितों को जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया जाना चाहिए। अपराध और अपराधियों से निपटने के लिए योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर एक्शन जो है वो बड़े बड़े माफियाओं और गैंग लीडर्स के दिल में सिहरन पैदा कर देती थी। योगी के बुलडोजर एक्शन को रोकने के हर संभव प्रयास हुए। विपक्ष से लेकर जमीयत जैसे संगठनों ने भी निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के दरवाजे खटखटाए, लेकिन कहीं से भी उन्हें राहत नहीं मिली। एक हमारी रिपोर्ट देखिए, इसको ज्यादा बेहतर समझिए।
उत्तर प्रदेश में अपराध पर गरजने वाला बाबा का बुलडोजर शांत नहीं होने वाला, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर अपनी सही दिशा में है, जिसकी तारीफ स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर सुनवाई के समय की है। बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने लिखित आदेश में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दायर उस हलफनामे की सराहना की है, जिस हलफनामे में सरकार ने कहा था कि सिर्फ कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही ध्वस्त। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने जिस कानून का पालन करने के लिए 15 पॉइंट्स की गाइडलाइन जारी की है, उत्तर प्रदेश सरकार उन गाइडलाइन का पहले से ही पालन करती आ रही है और इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ही बुलडोजर की कार्रवाई को अंजाम देती आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई में न तो बुलडोजर एक्शन पर कोई लगाम लगाया है और न ही कोई योगी के बुलडोजर पर ऐसी नकारात्मक टिप्पणी की है, जैसा कि इन दिनों विपक्ष योगी के बुलडोजर एक्शन के खिलाफ दुष्प्रचार अभियान कर रहे हैं। ये भ्रांति फैला रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने योगी के बुलडोजर पर लगाम लगा दिया है, लेकिन सच तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई के दौरान ये बताया है कि किन परिस्थितियों में बुलडोजर कार्रवाई मान्य होगी। यानी कोर्ट के फैसले के बाद बुलडोजर पर पूरी तरह से ब्रेक नहीं लगा है और कई परिस्थितियों में अभी भी बुलडोजर कार्रवाई की जा सकती है, जिन परिस्थितियों का योगी सरकार आरंभ से ही पालन करती आ रही है। बुलडोजर एक्शन की वीडियोग्राफी और 15 दिन पहले नोटिस जैसी प्रक्रिया का पालन करने के बाद ही उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन को अंजाम दिया जा रहा है। यही नहीं, बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश दिल्ली के संदर्भ में था। उत्तर प्रदेश सरकार इसमें पार्टी नहीं है। यह केस जमीयत उलेमा-ए-हिंद बनाम उत्तरी नगर निगम व अन्य से संबंधित था, जिसका न तो उत्तर प्रदेश से कोई संबंध है और न ही बाबा के बुलडोजर से। यानी उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन जारी रहेगा और बाबा का बुलडोजर ऐसे ही राज्य में अपराधियों पर बरसता रहेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बाबा का बुलडोजर कभी भी किसी निर्दोष पर नहीं चला। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। चलिए कि ये वोट जिहाद क्या है, इसकी चर्चा इतनी क्यों हो रही है। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वोट जिहाद का मुद्दा सबसे पहले और प्रमुखता से बीजेपी ने उठाया था। बीजेपी ने आरोप लगाया था कि लोकसभा चुनाव में भी महाराष्ट्र में वोट जिहाद हुआ और अब विधानसभा में भी कांग्रेस और बाकी विपक्षी दल बीजेपी को हराने के लिए वोट जिहाद का सहारा ले रहे हैं। लेकिन ये वोट जिहाद आज क्यों मुद्दा बना हुआ है, आपको इस खबर के विस्तार से पता लग जाएगा, जो हम आपको बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनमत। जो खबर है महाराष्ट्र के मालागांव से, उसको समझने के लिए, जहां लोगों को नौकरी का झांसा देकर उनके खाते लेने वाले सिराज अहमद के बारे में नए खुलासे हुए हैं। सिराज अहमद के खिलाफ 12 लोगों ने गड़बड़ी की एफआईआर दर्ज करवाई थी। इस मामले में भाजपा नेता ने वोट जिहाद का आरोप लगाया था। सिराज अहमद पर आरोप है कि उसने 12 लोगों के खाते का दुरुपयोग किया और 90 करोड़ की गड़बड़ी की थी। उसने लोगों को बताया कि वह कृषि के संबंध में व्यापार चालू करना चाहता था और इसके लिए खाते चाहिए। लोगों ने जब उसको खाते दिए तो वह गड़बड़ी करने लगा। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि उसने खाते हासिल करने के लिए लोगों को नौकरी का झांसा भी दिया। उसके इस झांसे में राहुल काले, मनोज मिसाल, प्रतीक जाधव, पवन जाधव, ललित मोरे, राजेंद्र गिरी, धनराज बच्छाव, भावेश घुमरे, दिवाकर घुमरे और दत्तात्रेय कैलाश जैसे 12 लोग फंस गए और अपने खाते दिए। इसके बाद उन्हें पता चला कि सिराज ने करोड़ों की गड़बड़ी की है। ये पता चलने के बाद उन्होंने छावनी पुलिस स्टेशन में सिराज के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। उसके खिलाफ कई अन्य धाराओं से सहित जालसाजी के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई थी। मालेगांव में छावनी पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर दीपक जाधव ने मीडिया को बताया कि वह इन 12 लोगों के खातों के माध्यम से किए गए लेन देन के विवरण की जांच कर रहे हैं। अभी तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। देखिए, जाधव ने बताया कि सिराज मालेगांव में चाय और कोल्ड ड्रिंक्स की एजेंसी चलाता था। तो ये खबर भी हमने आपको बताई और ऐसे हो रहा है वोट जिहाद। चलिए आगे दीजिए और एक पोल भी इस खबर पर जो है, पोल के माध्यम से भी जो प्रश्न हमने आपसे पूछा वो भी आपको बता देते हैं। पोल के माध्यम से जो आपसे प्रश्न पूछा, क्योंकि हर खबर पर हम पोल के माध्यम से प्रश्न पूछते हैं। वोट जिहाद के खिलाफ होना चाहिए लोगों को जागरूक। 98% लोगों ने कहा हाँ, 2% लोगों ने कहा ना। इसी के साथ आज्ञा दीजिए। समय इतनी अनुमति देता आपके साथ संवाद करने की। कल फिर मिलेंगे नए मुद्दे, नए खबरों के साथ। मुझे यानी शिवम दत्त मेहता को और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।